हमारी रहती है। शेयर बाजार से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके रहते हैं, हमारे एक्सपर्ट उनके उत्तर देते हैं और साथ ही साथ तमाम खबरों पर नज़र रहती है। खबरों का खेल, जी हाँ, खबरों का खेल हमारा खास सेगमेंट अब से थोड़ी देर में लेकर के हम आएंगे, जिसमें बताएंगे आपको कि इस उतार चढ़े बाजार में खबरों के चलते कौन से शेयरों में तेजी हो रही है, कौन से शेयरों में मंदी हो रही है और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आईपीओ बाजार की हर हलचल को पर पैनी निगाह रखने के लिए हमारा खास सेगमेंट आएगा, आईपीओ हो तो ऐसा, और आखिर में हमारा खास सेगमेंट यही है, सही है। तो बने रहिए अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नज़र बाजार पर। आज 23,300 का लेवल भी निफ्टी ने कर दिया है पार। जी हाँ, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। 23,262 निफ्टी पे स्तर देखने को मिल रहा है। 100 अंकों की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है, पिछले 2 दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी है, जिसके चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स की गिरफ्त में आता हुआ 900 शेयर अभी भी ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1761 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। एक्सपायरी का दिन है तो उतार चढ़ाव की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, आशंका ज़्यादा है, बल्कि कह सकते हैं उम्मीद तो क्या ही होगी। लेकिन हाँ, बाजार बंद होते होते कहाँ पर बंद होता है, इस पर जो है निगाहें रखनी होगी। कल बड़ा दिन है, इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी और उसके बाद से आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े होंगे उसके आधार पर बजट पर भी निगाह रखनी होगी। तो अगले 2 से 3 दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इस पर हमारे एक्सपर्ट पैनी निगाह रखे हुए हैं कि क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे इस मंच पर आप पहली बार आए हैं तो विशेष रूप से आपका स्वागत। पहली टिप्पणी सर बोनस के ऊपर आपकी, उसके बाद से फिर बाजार पे चर्चा करते हैं सर। देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सेकेंडली नया प्लेटफॉर्म है और काफी अच्छे आप भी लग रहे हैं। इवन प्लेटफॉर्म भी काफी रौनक भरा लग रहा है, तो बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी प्लेटफॉर्म पे अब आगे से मार्केट में आपसे भी चर्चा होगी और जितना हो सके क्लाइंट के साथ या व्यूवर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे और जितना हो सके उनकी वेल्थ बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। अरुण सर, आप लंबे समय से जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अपना मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देते रहेंगे, निवेशकों को, ट्रेडर्स को देते रहेंगे, ताकि इस वोलेटाइल बाज़ार में उनका जो निवेश है, उनकी जो ट्रेड है, वो सुरक्षित रहे। सर, बाज़ार पे आते हैं। आज एक्सपायरी का दिन, कल इकोनॉमिक सर्वे, परसों बजट। काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी खबरों का फ्लो रहने वाला है इन 3 दिनों के अंदर। ऐसे में क्या करें, क्या खबरों के आधार पर अपनी पोजीशन बनाएं या फिर अभी वेट एंड वॉच की इस स्थिति में रख रहें? आपकी सलाह क्या रहेगी हमारे दर्शकों को? देखिए विपुल जी, एक स्ट्रैटेजी हमने सभी के साथ शेयर की है। स्ट्रैटेजी का मेरा मतलब ऐसा कोई ट्रेड शेयर नहीं किया है, पर एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो पर्सपेक्टिव से हमने हमारा व्यू सामने रखा है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से विपुल जी हम इन्वेस्टमेंट जरूर करा रहे हैं बजट के आगे। इनफैक्ट लास्ट 5 to 10 डेज की जहां तक बात है, धीरे धीरे हमने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में कराया है। नो डाउट अभी भी मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला है, पर एक व्यू पॉइंट होता है विपुल जी जहां पे आपको निवेश की राय देनी होती है, और जो वैल्यूएशंस अच्छे होते हैं या मार्केट एक अच्छे करेक्शन के बाद अच्छे लेवल के आसपास आता है, तो वहां पे हिम्मत करके इन्वेस्टमेंट की राय देनी भी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट व्यूअर्स को या फिर रिटेल को या फिर सभी को निवेश वहां पे करना भी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो विपुल जी लास्ट 5 to 10 डेज में राय दे रहे हैं। मार्केट जरूर गिरा है, पर अभी भी स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सेकेंडली पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कराया है अभी भी, मुझे लग रहा है बजट के बाद थोड़े मौके मिलेंगे, तो बजट कैसा आएगा उसके ऊपर देखने के बाद बजट के बाद इन्वेस्टमेंट की राय और जरूर देंगे। विपुल जी, ये है प्योर इन्वेस्टमेंट की राय। जहां तक ट्रेडिंग की बात है, आज एक्सपायरी है और कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा और कल फ्रेश एक्सपायरी शुरू होगी। 1 तारीख को ट्रम्प के टैरिफ्स, वो कौन से कंट्रीज पे कितने कितने टैरिफ लगाएंगे उसका अनाउंसमेंट मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। 1 तारीख को हमारा बजट भी आना है, 2 तारीख को संडे है, फिर मंडे को हम बजट पे फिर वापस रिएक्ट करेंगे। और फिर दिल्ली के इलेक्शंस होने हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, दिल्ली के इलेक्शंस का रिजल्ट्स आएंगे। तो विपुल जी काफी आप कह सकते हैं काफी बिजी शेड्यूल रहेगा सभी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए मेरी एक ही राय रहेगी विपुल जी, कल और परसों ये 2 मौके मिलेंगे जहां पे आपको एटलीस्ट अपनी एफ एंड ओ की जो पोजीशन है, जो भी पोजीशन आपने एफओ में लिए या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिए, बजट के पहले थोड़ा हल्का कर दे। बजट में कोई एफ एंड ओ पोजीशंस लेके ना जाए। प्योर एफ एंड ओ की मैं बात कर रहा हूँ। जहां तक कैश ट्रेडिंग पोजीशंस की बात है, वो भी आपको जरूर कल और परसों में हल्की करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में नीचे से रिबाउंड आया है और अच्छा मौका आपको मिल रहा है ट्रेडिंग पोजीशंस एग्जिट करने के लिए।
बजट को आने दे, बजट खत्म हो जाएगा, स्पीच खत्म हो जाएगी तो क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट कहाँ जाएगा, देन वापस ट्रेडिंग पोजीशन हम बना सकते हैं। तो राय यही रहेगी, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं और पैसा बचा के रखें, बजट के बाद भी आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। क्या हो सकता है बजट के दिन भी मौका मिल जाए। सेकंड, ट्रेडिंग पोजीशंस आज कल और परसों में हल्की कर लें। F&O की तो मेरे ख्याल से आपको पोजीशन मोस्टली एग्जिट ही कर देनी चाहिए, या फिर अगर आप लेके भी जाते हैं तो हेज पोजीशंस लेके जाएं। और जहां तक कैश की ट्रेडिंग पोजीशन है विपुल जी, मुझे मुझे लगता है आज कल और परसों आपको ट्रेडिंग पोजीशंस को हल्की करनी चाहिए। तो ओवरऑल मेरा मेरा व्यू ये है, मार्केट में बाउंस आ सकता है, पर अभी ट्रेडिंग पोजीशंस को थोड़ा हल्की करके ही बजट में। ठीक सर, ये रणनीति होनी चाहिए आपकी बाजार पे। और बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आने लगे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज आने लगे हैं, यूट्यूब पे बड़ी संख्या में दर्शक अपने सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और पहला प्रश्न जो हम अपने दर्शक का लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं ML श्रीवास्तव जी का प्रश्न आया है। और श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ML विश्वकर्मा जी का प्रश्न आया है। विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि विपुल सर, आपको नए चैनल पर देखकर खुशी हुई। आपको और मंत्री जी को नमस्ते। विश्वकर्मा जी, आपको भी ढेरों नमस्कार हमारी तरफ से, और आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे, यही कामना है। कह रहे हैं बजट के हिसाब से क्या JWL खरीद सकते हैं, प्लीज़ एडवाइस टारगेट। सर, नतीजे कल आए JWL के, जुपिटर वैगन के, और नतीजों के आते ही शेयर में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आज अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है जुपिटर वैगन के शेयर में, 3.5% ऊपर। फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, और जुपिटर वैगन ही क्यों, आज हम देख रहे हैं पूरे रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी है। RVNL 3.25% ऊपर। टीटागढ़ में हम देख रहे हैं कि 2.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। पहले जरा जुपिटर वैगन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद से जरा हम बातचीत करेंगे बाकी रेलवे शेयरों को लेकर के। सर, 748 का हाई लगाया था, काफ़ी शानदार रैली इसमें देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ी सी जो रेलवे शेयरों की पिटाई हुई, PSU की पिटाई हुई, उसके साथ साथ इसकी भी पिटाई हुई है। आप कैसे देख रहे हैं? एक महीने में 22-23% करेक्ट हुआ है शेयर, अभी क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? विपुल जी, अगेन ट्रेडिंग के लिए लेना चाहें तो 2 दिन के लिए ले सकते हैं। 374 के आसपास ही चल रहा है। रिजल्ट्स आप कह सकते हैं थोड़े मार्केट से वीक आए, मार्केट के एक्सपेक्टेशन थोड़े नीचे आए। नो डाउट आज स्टॉक ऊपर था क्योंकि रेलवे में हाई चांसेस है कि एलोकेशन बढ़े, 10 से 15% एलोकेशन बढ़ने के चांस, या फिर कह सकते हैं मार्केट कंसेंसस बने हुए हैं। तो 360 का एक स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। मुझे लग रहा है 360 एक बड़ा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। बजट के पहले तक 400 420 ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बजट स्पीच होने के पहले तक अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लें। तो और 2 दिन है आपके पास, 2 दिन की ट्रेडिंग पोजीशंस ले सकते हैं। 360 का स्टॉप लॉस लगाएं और 410 के टारगेट रहेंगे। और बजट के दिन या बजट के पहले आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना। बजट के दिन या बजट के पहले एग्जिट कर ले तो 1 या 2 दिन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। सर, अगर हम थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया लें इस पर, तो आज इस पर जो खबर है वो ये है कि 3000 करोड़ का QIP आएगा। जब जब QIP आते हैं तो वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे होते हैं, उसके बाद से गिरावट देखने को मिलती है। कल भी एक गिरावट देखने को मिली। क्या QIP में सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी अगर किसी का नज़रिया 5-6 महीने का हो, साल भर का हो तो? और दूसरा, रेलवे को लेकर के अब आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या इतनी पिटाई के बाद लॉन्ग टर्म के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या? 2 दिन की, चलिए आपने बताया कि अभी बजट का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन बजट के बाद क्या रेलवे शेयरों में एक्सपोजर होना चाहिए या अभी नहीं होना चाहिए? मुझे एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो कैपेक्स का जो इन्होंने टारगेट दिया था 11 लाख करोड़ जो लास्ट टाइम दिया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहां पे भी अभी होना बाकी है। तो रेलवे डिफेंस मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा एलोकेशन देखने को मिलेगा। ये प्योर लेमैन्स की लैंग्वेज से अगर देखें तो एक जरूर पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए। और सेकेंडली मुझे लग रहा है रेलवे, अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, या तो बजट को देख लें या बजट की बात करें। बजट आने के बाद क्लियर कट पता चल जाएगा कि रेलवे स्टॉक का मोमेंटम किस साइड है। तो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लग रहा है बजट के दिन या बजट के बाद एक बार जरूर इस पे कॉल लेंगे कि क्या, कौन से स्टॉक्स में बाई करना है या किस लेवल पे बाई करना है। पर फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 2 दिन की, तो ये ओवरसोल्ड जोन पे यहाँ से बाउंस आ सकता है। थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी है कि रेलवे में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इसे शॉर्ट टर्म में जरूर बाई करें। पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है विपुल जी, मुझे लग रहा है बजट के दिन या बजट के बाद एक क्लियर स्टांस मालूम पड़ जाएगा, और वहां से क्लियरली कौन से स्टॉक्स बाई करने ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो बजट के बाद फ्रेश स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की राय देंगे। बजट तक वेट कर लीजिए थोड़ा, तब सही सलाह मिलेगी। लेकिन सर, इस पे सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं आज, चूँकि वोल्टिलिटी 2 दिन में काफ़ी बढ़ी। आज जैद अली साहब का भी सवाल आ गया, इन्होंने 570 पर लिया हुआ है जुपिटर वैगन का शेयर। कह रहे हैं कि अभी मेरे पास मार्च तक का टाइम है, तो क्या सलाह रहेगी मेरे लिए? जिन्होंने ऊपर के भाव पे लिया हुआ है सर, 500, 600, 650 के आसपास, क्या करना चाहिए उन्हें?
वेट करें। देखिए विपुल जी, एक तो क्या है, स्टॉक काफी गिर चुका है, इसलिए बाउंस तो डेफिनेटली ड्यू है। वो बाउंस बजट की वजह से आएगा या फिर मार्केट के चढ़ने की वजह से आएगा, वो कहना मुश्किल है। पर सेकेंडली 440 450 वहां उसके ऊपर जाना मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल है स्टॉक के लिए, क्योंकि वहीं से ब्रेकडाउन देखने को मिला और कंटिन्यूस स्टॉक नीचे आया है। तो 550 600 के लेवल्स फिलहाल नजर नहीं आते अंटिल बजट में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज देखने को मिले। पर 440 के आसपास आएगा तो विपुल जी मुझे लग रहा है एक बाउंस जरूर आ सकता है 420 तक। तो 420 440 आएगा तो इसको एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, और हो सकता है वहां पे थोड़ी पोजीशंस भी आप हल्का करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 450 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा इजीली आपको स्टॉक जाता हुआ नजर। ठीक सर, चलिए हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सुनील मीणा जी हैं हमारे अगले दर्शक। मीणा जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं मीणा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, बारा डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान से बोल रहे हैं। राजस्थान में कौन सा जिला बताया सर आपने? बारा डिस्ट्रिक्ट। बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, आप चलिए ठीक है। तो ये आपको घर से प्रेरणा मिली, किसी दोस्त से सीखा आपने कि शेयर बाजार में पैसे लगाने चाहिए? कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? सर मैं, एक फ्रेंड था उसने सजेशन दिया था मेरे को 2019 में। 2019 से ही में? काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो कोविड में तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा होगा कोविड के बाद आपका? हाँ सर जी। चलिए, अभी क्या सवाल है आपका? और अभी पोर्टफोलियो डाउन हो गया आपका, कैसा अनुभव है अभी का? सर अभी तो पोर्टफोलियो 1 लाख का लॉस चल रहा है। 1 लाख का लॉस चल रहा है, बिल्कुल बात सही। बाजार की गिरावट में सबके पोर्टफोलियो डाउन है। आज सवाल किस पर है सर आपका? सर गेल पे है सर। गेल पर कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर? सर 362 शेयर है, 211 रुपए की एवरेज प्राइस। 211। नजरिया क्या रखते हैं वैसे आप सामान्य तौर पर? लॉन्ग टर्म का नजरिया रहता है या ट्रेड करते हैं 2 से शेयरों 3 में? साल के लिए। जी, लॉन्ग टाइम का है सर। लॉन्ग टर्म का है। चलिए ठीक है, 211 पे लिए, 171 का भाव है। आज अच्छे मोमेंटम में है गेल का शेयर। आज रिजल्ट्स भी हैं गेल के, तो वहाँ पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि अभी नतीजे आ गए हैं या आने वाले हैं, लेकिन जो है नज़र यहाँ पर आपको निश्चित रूप से रखनी चाहिए। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि बोनस की भी शायद यहाँ पर घोषणा जो है वो हो सकती है, उस पर भी नजरें रखनी चाहिए। सर गेल कैसा लग रहा है? 171 के आसपास है, 211 की इनकी खरीद है। करीब करीब जो है 40-42 रुपए का नुकसान पर शेयर इनको हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी गेल को लेकर के? ठीक है विपुल जी, वैसे तो टेक्निकली देखें तो बड़े सपोर्ट के आसपास है। 160 170 इसका एक ब्रेकआउट लेवल था, और वहीं से उसी के आसपास स्टॉक वापस आ चुका है। ये एक चीज है कि स्टॉक 240 के आसपास से कंटिन्यूस स्टॉक नीचे आया है, पर अपने मजबूत सपोर्ट के आसपास है। अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको एवरेज भी करना चाहिए, अगर और कैपिटल लगा सकते हैं, क्योंकि मेजरली पता है ऐसा हो रहा है विपुल जी, क्योंकि सबके पोजीशंस अटके हैं और कोई फ्रेश कैपिटल अभी लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मेजर ऑफ द पोजीशंस काफी हायर लेवल्स के हैं। तो वो फीडबैक तो जरूर मार्केट से मिल रहा है। पर अगर गेल में अगर कैपिटल लगाना चाहे तो करंट रेट पे एवरेज भी करके चल सकते हैं। अगर ये एवरेज करेंगे तो इनके बाइंग प्राइस अराउंड 190 195 के पास आ जानी चाहिए। तो ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, लॉन्ग टर्म 2 या 3 साल का व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एवरेज करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये लेवल अच्छे है, यहाँ पे एवरेज करें। जहां तक टारगेट की बात है, 220 से 230 के आसपास के पहले टारगेट है, जो कि इसके हाई के थोड़े नीचे है। तो 220 तक के ये लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर और कैपिटल लगाए तो एवरेज भी करके जा सकते हैं। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए है। इस बीच विजय कुमार जी कह रहे हैं, सर आई एम रेगुलर व्यूअर, और कह रहे हैं मेरे पास आईपीओ के समय से इन्होंने हुंडई ले रखे हैं, सीजर ले रखे हैं और बजाज स्टाइल। सर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन हमारा एक खास सेगमेंट होता है आईपीओ हो तो ऐसा, तो अपना प्रश्न जब ये सेगमेंट हो तो एक बार और पोस्ट कर दीजिएगा। कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं तो सवाल छुप जाते हैं, तो उस समय एक बार और पोस्ट कर दीजिएगा। उस सब सेगमेंट में जो है आपके प्रश्न को हम अवश्य डिस्कस करेंगे, तो कार्यक्रम में आखिर तक बने रहिए। इस बीच विश्वकर्मा साहब कह रहे हैं थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर सवाल पूछने के लिए। महेश ढोलरिया जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर आपको भी। और अगला प्रश्न लेते हैं सुब्रत पांडा जी का। पांडा साहब का प्रश्न आया हुआ है आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के, जो कि इन्होंने 390 शेयर ले रखे हैं, नहीं 390 के भाव पर ले रखे हैं, 1000 शेयर इनके पास हैं, और कह रहे हैं कि अभी मुझे आधार हाउसिंग फाइनेंस में क्या करना चाहिए। सर ये जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, बहुत सारे लोगों को जो है एक्सपर्ट्स को अच्छी लग रही हैं, कारण कि सरकार का फोकस भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर खरीदें इसको लेकर के है। इस क्षेत्र में क्या आधार हाउसिंग फाइनेंस में बने रहना चाहिए?
या फिर चूंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी इस क्षेत्र में है उधर स्विच करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? 391 के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है और इनके पास 390 के भाव पर हैं, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर ही हैं। आज 1.5% नीचे है शेयर, पर आपकी सलाह क्या रहेगी आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? तो मुझे वैसे स्टॉक अच्छा है, पर मुझे लग रहा है चोलामंडलम फाइनेंस या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में स्विच होते हैं जो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी कंपनीज है और एक्सपोजर काफी बड़ा है। नो डाउट आपने सही कहा, सबका व्यू थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है मेजरली एनबीएफसीज और बैंक्स के रिलेटेड, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हुए हैं। आरबीआई का ओएमओ के थ्रू पैसा डालना वो भी काफी पॉजिटिव है। थर्डली एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आरबीआई एक रेट कट की तरफ भी बढ़ रहा है, हो सकता है फरवरी के मीटिंग में बढ़े या फिर नेक्स्ट मीटिंग में, वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग में भी काफी कुछ आने का बात ऑलरेडी बजट पे चल रहा है। सभी वजह से मार्केट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव नजरिया है, पर मुझे लग रहा है आधार हाउसिंग फाइनेंस से ज्यादा बेटर है। या तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे चले जाए। चोलामंडलम फाइनेंस वैसे प्योर हाउसिंग में नहीं है, पर वो एक स्टॉक मुझे लग रहा है काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, क्योंकि इनके बाई प्राइस के आसपास है और थोड़े लेस रिस्कियर स्टॉक्स में जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस से अगर स्विच करते हैं एलआईसी या चोलामंडलम में, वहां पे मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक सर, चलिए इस बीच हमारे साथ सरवन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। सरवन जी को नमस्कार। नमस्कार सर, बिल्कुल सर। नमस्कार सरवन जी, कैसे हैं? हम बढ़िया हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से रहता हूँ, बिहार से हूँ, वैसे मुंबई से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बिहार से हैं, लेकिन मुंबई में क्या कर रहे हैं? मुंबई में सर क्या काम करते हैं? सर टीवी सीरियल का एडिटिंग करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आप अपने काम में सफल हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, नहीं, आपसे बातचीत हुई थी, याद है आपको? थोड़ी देर पहले हाँ, किसी का कॉल आया था कि सर दूसरे बात करेंगे। जी जी जी, मैंने ही कॉल किया था सर आपको। मैंने सोचा थोड़ी सी बातचीत आपसे कर ली जाए, क्योंकि आपने जो प्रश्न हमें भेजा था उसमें आपने अपना नाम नहीं लिखा था, तो जब भी प्रश्न पूछें तो अपना नाम अवश्य भेज दें। कैसा लग रहा है सर हमारा ये नया मंच, नया कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया लगा सर। मनी 9 पे मैं कमेंट पे लिखता था ना सर, कुछ जवाब नहीं आता था, इसलिए मैं सोचा पता नहीं आएगा कि नहीं, इसके लिए। नहीं सर, आप लोगों के साथ मिलने के लिए हम लोग भी काफ़ी बेकरार थे। बस कोशिश ये कर रहे थे कि आप लोगों की जो पुरानी जो छोटी छोटी शिकायतें थी उनको दूर किया जाए। आप लोग शेयर बाजार के भाव को लेकर के बार बार टिप्पणी करते थे, तो हमने कहा कि पहले शेयर बाजार का भाव जो है वो आप लोगों को सही तरीके से स्पष्ट रूप से दिखा सकें, एक बेहतरीन स्टूडियो आपको दिखा सकें और बेहतर कार्यक्रम लेकर के आ सकें, चाहे वो कम्युनिटी बाजार पर हो, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे वो सरकार की पॉलिसी को लेकर के हो। तो इन सब तैयारियों में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन और बेहतर तैयारी के साथ और बेहतर कंटेंट के साथ हम आपके सामने आए। बताइए सर, क्या सवाल है? सर सवाल था गेस कॉटन का। मैंने 304 के भाव पे खरीदा 2000 शेयर सर। अंशुल जी जब बोले थे जी, एक महीना पहले मैं खरीदा, 28 दिसंबर था शायद उसका। जी जी जी, किस रेट पे बताया आपने? किस रेट पे लिए हुए हैं सर? सॉरी सर, जब मैं लाइव देख नहीं पाता हूँ तो बाद में देख लेता हूँ, जैसे आस्था जैन जी का, फिर अंशुल सर का। जी जी, मैं बहुत फॉलो करता हूँ सर। अरे सर, थैंक यू। आप ऐसे ही जो है कार्यक्रम को देखते रहिए और अपने घर परिवार दोस्तों को भी बताइए कि यहीं पर सब्सक्राइब करना है। जी बताइए सर, क्या ग्रीव्स कॉटन किस रेट बता दीजिए एक बार फिर से सर जरा। सर 304 के भाव पे है सर। 304 के भाव पे। 304 कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? सर 6 महीना करेंगे। 6 महीने होल्ड करेंगे, चलिए अच्छी बात है। आज 1.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन इनको नुकसान हो रहा है 30-35 रुपये पर शेयर का। 270 के आसपास का भाव है, 304 की इनकी खरीद है। इस शेयर में अगर हम नज़र डालें तो एक महीने में 9% के आसपास करेक्ट हुआ ज़रूर है, लेकिन क्या शानदार मूव रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 50-52% का रिटर्न ग्रीव्स कॉटन में आता हुआ दिखाई दिया है। सर यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं क्या? क्योंकि इनकी खरीद 52 वीक हाई के आसपास ही है, 319 का 52 वीक हाई है और 304 के आसपास की इनकी खरीद। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, मुझे लग रहा है 30 दिसंबर या उसी के आसपास इन्होंने खरीदा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास की इनकी बाइंग है। पर स्टॉक मजबूत है, टेक्निकली भी देखें तो नीचे में 230 तक जाके आया, वापस 270-275 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 300 का लेवल जरूर देखने को मिलेगा। एक ही दिक्कत है, स्टॉक थोड़ा चल चुका है और थोड़ा टाइम ये जरूर लगाएगा वापस 300 की तरफ जाने के लिए। एक अच्छी बात है, इसका एक सब्सिडरी का आईपीओ आने वाला है, वो एक जरूर मजबूत ट्रिगर रहेगा इस कंपनी के लिए, वो चीज का जरूर ध्यान रखें। पर 300 से 310 ही पहला टारगेट है, जो इसके हाईज है 310 के आसपास ही थे।
तो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि बजट है और काफी बड़े इवेंट्स मार्केट में आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे। तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 255 के नीचे। 255 एक बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक जाएगा। तो ऊपर नीचे में 255 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्योंकि जितना मैंने सुना इनकी 2000 शेयर्स के आसपास की बाइंग है। तो स्टॉप लॉस लगाएं 310 के आसपास पहले टारगेट रहेंगे जो इनके बाई प्राइस के ऊपर के हैं, उस टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते। ठीक सर, तो ये सलाह है आपके लिए सरवन जी, उम्मीद करते हैं आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। इस बीच क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो चैनल है, हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो अमर उजाला है और अमर उजाला पर भी ये जो कार्यक्रम है वो साइमलकास्ट हो रहा है, एक साथ लाइव जा रहा है और बहुत सारे दर्शकों के सवाल वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो चाहे वो गुंजन जी हो, नेहल जी हो या फिर बाकी जो दर्शक जो जयदास जी हैं और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जो हमें सवाल पूछ रहे हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दें कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है द बोनस को, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ लाइव चैनल या फिर इसके अलग अलग हिस्से आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। तो वहाँ पर भी आप सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी पेरेंट कंपनी है। लेकिन आपको जो सब्सक्राइब करना है द बोनस को, @AU द बोनस को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जा कर के लाइक करें। कौन कौन से कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं वो आपको पता लग जाएंगे। तो नेहल जी, जयदास जी और भी जो हमारे दर्शक अमर उजाला पे हमें देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स, तमाम कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए सवाल लेते हैं जयदास जी का, क्योंकि जयदास जी काफ़ी, कल भी उनका प्रश्न था, कल बातचीत हो नहीं पाई थी उनसे। जयदास जी कह रहे हैं विपुल सर मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया है। इनका सवाल है NHPC को लेकर के, जो कि 96 पे लिया हुआ है सर इन्होंने। इसके अलावा इरकॉन ले रखे हैं इन्होंने, जो कि 270 के भाव है। ओवरऑल PSUs पे जो है इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है और कह रहे हैं सभी पे लॉस हो रहा है। तो सर जो लोग PSU पे हाई लेवल पे फंस गए हैं उनके लिए तो अब निकलने के भी मतलब मौका बिल्कुल दिख नहीं रहा है। अब 100 रुपये के आसपास जो NHPC चल रहा था वो अब 76 पे आ गया है। क्या करें सर NHPC पे? हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं शायद थोड़ी बहुत रिकवरी अभी आएगी, लेकिन क्या 100 रुपये के लेवल को क्रॉस कर पाएगा, बड़ा सवाल है। इरकॉन में क्या अभी जिनके पास 270 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, 100 का लेवल तो मुझे लग रहा है काफी मुश्किल होगी स्टॉक को जाने में। 94 95 का ही इसका ब्रेकडाउन है और वहां से जो सेकंड ब्रेकडाउन भी मिला है वो 88 के आसपास मिला है। तो 88 भी जाने में मुझे लग रहा है स्टॉक को काफी वक्त लगेगा, पर स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। और काफी बार विपुल जी आपसे ही स्टॉक के बारे में बात हुई थी, मैंने ये कहा था 94 95 ये एक बड़ा सपोर्ट है और ये स्टॉक 100 के ऊपर चलता था, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। और स्टॉक कंटिन्यूस, चूंकि मार्केट में फॉल भी आया है, वो भी एक बड़ा रीजन है। तो मुझे लग रहा है 85 से 90 के बीच में आता है, तो वहां पे एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए स्टॉक को, या एक बार वापस इसी शो पे इस स्टॉक को जरूर रिव्यू करेंगे। पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 71 से 72 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है और वहीं से स्टॉक पलटा भी है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें क्योंकि बजट है और बजट के एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। तो 72 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 88 तक के मुझे लग रहा है अगर बाउंस आता है स्टॉक में किसी भी वजह से तो 88 तक आ सकता है, वहां पे आता है तो एक बार रिव्यू करना चाहिए। इरकॉन कंपैरेटिवली बेटर चार्ट है। इरकॉन का चार्ट मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा अच्छा है अगर आप NHPC से कंपेयर करते हैं, और स्टॉप लॉस काफी कम है, काफी नजदीक के आसपास है, 190 के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो 190 के स्टॉप लॉस आप इरकॉन को आप होल्ड करें। मुझे लग रहा है 230 240 वहां तक बाउंस आ सकता है। तो दोनों में कंपैरेटिवली देखें तो इरकॉन ज्यादा एक बेटर स्टॉक लग रहा है। स्टॉप लॉसेस जरूर लगा के रखें क्योंकि बजट और काफी बड़े इवेंट्स। स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगा करके रखें। इस तरह के वोलेटाइल बाज़ार में बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो लाइनअप में लगे हुए हैं और ऐसे में कोई भी ख़राब खबर वो फिर सेंटिमेंट्स ख़राब कर सकती है और जो पोर्टफोलियो है जो वैसे ही ऑलरेडी लॉस में चल रहा है उसमें और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हर जगह लगा करके रखें आप लोग। चलिए इस बीच भंवर लाल चौधरी जी से बातचीत कर लेते हैं हम। भंवर लाल जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी भंवर जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं? हाँ जी ठीक है जी, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। पुणे महाराष्ट्र से बोल रहे हैं? तो रहने वाले पुणे के हैं सर या फिर हरियाणा के? नहीं हम ऐसे राजस्थान से हैं, अपन पुणे में रहते हैं। अच्छा, राजस्थान से हैं लेकिन पुणे में रहते हैं। क्या कर रहे हैं पुणे में सर, जॉब है? हाँ, मेरी मेडिकल शॉप है वहाँ पुणे के अंदर। अच्छा, मेडिकल शॉप है, बहुत अच्छी बात सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं भंवर लाल जी? हाँ जी, मैंने एक तो NTPC लिया था और एक NCC लिया था। मैंने 401 में लिया था अपना NTPC और 293 में लिया था अपना ये NCC। NTPC पे भी बात कर लेते हैं। NTPC के रेट क्या बताया सर आपने? 401 401 पर लिया हुआ है। थोड़ी ऊपर की खरीद है सर आपकी NTPC की, अभी 322-23 के आसपास चल रहा है। आज आधे % के आसपास
की मजबूती एनटीपीसी के भाव में देखने को मिल रही है। सर, एनटीपीसी एक और पीएसयू से जुड़ी हुई कंपनी, क्या भविष्य लग रहा है सर? अब तो सब्सिडरी कंपनी जो है इनकी अलग हो गई एनटीपीसी ग्रीन, उसके बाद क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? नतीजे जो है जब आए थे वो बाज़ार को अच्छे नहीं लगे और उसके बाद से शेयर में दबाव देखने को मिला, अभी क्या करना चाहिए? देखिए पुल जी, एनटीपीसी वैसे कंपनी काफी अच्छी है, नो डाउट। 400 से कंटिन्यू स्टॉक अब 322 के आसपास है और अभी काफी वीक आप कह सकते हैं। चार्ट तो एकदम साइडवेज है पर वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं। तो अगर और ऐड करना चाहें किसी भी वजह से तो ये करंट लेवल पे ऐड करें, बजट के बाद जरूर इसको ऐड करके चलें। एनटीपीसी ग्रीन वैल्यूएशन से काफी महंगे हैं, तो वो एक स्टॉक का भी इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे नजर आ रहा है, क्योंकि जब से एनटीपीसी ग्रीन लिस्ट हुई अगेन वो स्टॉक वापस नीचे वापस कंटिन्यूस जा रहा है। तो मुझे लग रहा है एनटीपीसी होल्ड करें। बजट के दिन अगर कुछ भी अच्छा आता है, बजट के बाद भी अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो इसको एवरेज भी करके चल सकते हैं। 300 से 295 या 295 से 300 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। 100 डे मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। तो अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 295 या 300 के आसपास लगाए। मुझे लग रहा है 350 या 360 तक एक बाउंस स्टॉक में आ सकता है। तो 360 के विपुल जी पहले टारगेट रहेंगे, 360 के आसपास आएगा तो रिव्यू करना चाहिए। अगर और ऐड करना चाहे तो करंट लेवल पे भी करके चल सकते हैं। और ऐड करना चाहे करंट लेवल पे कर सकते हैं। 360 के आसपास दोबारा एक बार सवाल पूछिएगा, वहाँ पर रिव्यू करेंगे हम अरुण जी के साथ मिलकर के। इस बीच नेहल जी का सवाल आया है। नेहल जी कह रही हैं कि बेस्ट शो। चलिए, थैंक यू मैम, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और करें मेरा सवाल, दो बैंक हैं इनके पास सर, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के आज नतीजे भी हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे निगाह रखनी होगी। दूसरा इनका सवाल है रेणुका शुगर। ये तीन जो शेयर इन्होंने लिए हुए तीनों खबरों वाले हैं। शुगर कंपनीज पे खबर है, कल जो है एथनॉल के प्राइसेस को लेकर के खबर आ गई है, कीमतों में बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से। और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे हैं। बैंकों का भविष्य क्या देख रहे हैं सर, ख़ास तौर से तब जब रेट कट को लेकर के काफ़ी तेज़ चर्चाएँ हैं। कल फेड की बैठक हुई और फेड में जो है हमने देखा कोई भी बदलाव नहीं किया गया और वहाँ पर अभी भी महंगाई जो है एक जो है बड़ा मुद्दा है। 2% के आसपास को लेकर के उन्होंने अपना लक्ष्य बरकरार रखा है, लेकिन उनका कहना यह है कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है रेट कट को लेकर के। भारत में क्या उम्मीद करें कि इस बार रेट कट होगा, और रेट कट अगर होगा तो कितने बेसिस पॉइंट की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट, जो कि काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुका है, या उम्मीद करें कि और ज़्यादा रेट कट की गुंजाइश की जा सकती है? बिल्कुल जी, रेट कट का सिनेरियो अभी फैक्टर इन नहीं हुआ है, वो तो क्लियरली नजर आ रहा है। सेकेंडली, रेट कट से ज्यादा मुझे लग रहा है और कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। या तो सीआरआर कट हो सकता है या फिर हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग रिलेटेड कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ सकते हैं। तो काफी चीज है जो आरबीआई कर सकता है। तो आरबीआई का पहला स्टेप तो आ गया है, वोइमो के थ्रू जो उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि लास्ट 3 महीने से बोलिए अगर आप बिजनेसेस देखें या कुछ भी देखें तो सब में लिक्विडिटी क्रंच है। तो उसके हिसाब से एक स्टेप तो आरबीआई ने लिया है और बजट में ही मुझे लग रहा है इस रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। तो रेट कट की तो उम्मीदें हैं, इस मीटिंग में नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट मीटिंग में तो जरूर होना चाहिए। सीआरआर कट वगैरह कट जरूर मिल सकता है इस मीटिंग में। तो आरबीआई से मुझे लग रहा है उम्मीद काफी अच्छी है। सेकेंडली, बैंक्स के में ओवरऑल देखें तो बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट काफी अच्छा आया। इवन कैनरा बैंक का रिजल्ट आप कह सकते हैं इनलाइन आया, आपके थोड़े एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है। पर मुझे लग रहा है बैंक्स को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, काफी सस्ते हैं। खासकर पीएसयू बैंक्स तो मुझे लग रहा है काफी बैंक्स बुक वैल्यू के नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स तो डेफिनेटली होल्ड रहेंगे और मुझे लग रहा है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी तक अपने पोर्टफोलियो में पीएसयू बैंक्स को आप बनाए रख सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी के बाद इसको जरूर एक बार रिव्यू करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं सर कि इस बार रेट कट नहीं होगा अगर जो पॉलिसी आएगी, आपको इस तरह की आशंका है क्या अभी भी? मुझे लग रहा है होना चाहिए, पर जो मुझे ज्यादा लग रहा है सीआरआर वगैरह के रिलेटेड ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेगी। सीआरआर कट में जरूर देखने को मेरी उम्मीद है। आरबीआई रेट कट करेगा नहीं करेगा, दो चीजों पे डिपेंड रहेगा। एक तो बजट देखना पड़ेगा, बजट में क्या संकेत देखने को मिलते हैं, तो वो हिसाब से क्लियरली पता चल जाएगा कि आरबीआई का स्टांस कैसा रहेगा। सेकंड, ट्रम्प की जो टैरिफ्स है वो 1 तारीख से वो अनाउंस करेंगे, वो भी एक बड़ा ट्रिगर है जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जरूर डिस्कस होगा। तो वो 2 इवेंट होने के बाद क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्या होना है। पर फिलहाल एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि रेट कट होगा, तो इसीलिए मैं कोई ज्यादा क्लियरली ये नहीं बता पा रहा हूँ कि रेट कट होगा नहीं होगा। पर बजट के बाद क्लियर स्टांस ले लेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जरूर आरबीआई की तरफ से देखने को मिलेगा। कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। सर, इनका एक सवाल था रेणुका शुगर को लेकर के। शुगर पे अभी क्या करें, क्योंकि ये जो कल फैसला आया है एथनॉल के प्राइसेस को बढ़ाने का, ये क्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा मोमेंटम
पॉजिटिव रहेगा शुगर कंपनीज को लेकर के? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, वैसे एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाने की काफी दिनों से मांग थी और वो हो भी चुका है और बड़ा ट्रिगर जा भी चुका है और स्टॉक्स में करेक्शन भी है और नीचे में मुझे लग रहा है अभी भी